सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ अफसा कोमल। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी में आर्जी सीज़ फायर के दौरान आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने बयान में वाज़ेह तौर पर कहा है कि सीज़ फायर की दरख्वास्त अफगान तालिबान ने की और हमने फ़ैसला किया कि 48 घंटे के लिए वक्ती तौर पर सीज़ फायर करेंगे और अगर अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत ने हमारी जायज़ शराइत के ऊपर बातचीत के साथ मामलात को तय करना चाहते हैं तो उसके लिए हम तैयार हैं। लेकिन अब बॉल कोर्ट में है, अगर वो वाकई संजीदा हैं तो बात को आगे बढ़ाएं। इसी गुफ्तगू में उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की कि कतर इस सारे मामले में किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने बताया कि शर्म अल शेख में कतर के वज़ीर आज़म ने उनसे कहा था कि वो इस सूरत हाल में अपना किरदार अदा करना चाहते हैं। ये सारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ नाज़रीन की जो मुज़ाकरात की बात है, इस पर तो सिक्योरिटी अमूर के हवाले से रिपोर्टिंग करने वाली वेबसाइट खुरासान डायरी ने भी रिपोर्ट किया है कि दोहा में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी ख़त्म करवाने के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। उसमें किन पॉइंट्स के ऊपर बातचीत हो रही है, इसके हवाले से फ़िलहाल कोई मुसद्दिक़ा इत्तलात नहीं है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरहद पर कल होने वाली जो है उसमें अफगानिस्तान की तरफ होने वाला नुकसान, हमारी तरफ होने वाला नुकसान और फिर वज़ीर आज़म का ये पैगाम अफ़गान हुकूमत, अबूरी हुकूमत के हवाले से, इसको कितना संजीदा लिया जाएगा। कशीदगी अब मज़ीद बढ़ने के इम्कानात हैं या कम होने के इम्कानात हैं, मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं या नहीं। इसके समेत खैबर पख्तूनख्वा में नए CM सुहेल आफरीदी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और वज़ीर आज़म ने उन्हें वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी है। क्या ये इस तरफ इशारा करता है कि सिक्योरिटी मामलात पर वफाक और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के दरमियान ताउन होगा? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार ज़ाहिद हुसैन साहब। ज़ाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पहले हम अफ़गानिस्तान के हवाले से बात करना चाहेंगे। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के दरमियान एक तो हमने देखा कि मिलिट्री एस्केलेशन हुई, उसके बाद 48 घंटे का जो सीज़ फायर है उसमें भी कुछ मुज़ाकरात को मौका दिया जा रहा है। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर अफ़गान तालिबान भी किसी नतीजे के ऊपर पहुँचे और उस बात के ऊपर अमल दरामद करें। आपसे हम ये जानना चाह रहे हैं कि मुतालबा तो एक ही है अफ़गान तालिबान से कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दें, लेकिन इसके हवाले से वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ साहब पहले ही कह चुके कि उनकी दी हुई किसी भी गारंटी पर एतबार नहीं किया जा सकता। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उनकी तरफ से एक मौक़िफ़ दिया, कहा कि वो सलाहियत दिफाई तौर पर नहीं रखते इस दहशतगर्दी को अपनी सरजमीन से कंट्रोल करने के लिए। आपको इस वक्त इस 48 घंटे के सीज़ फायर के दौरान क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है इस कशीदगी के हवाले से और मुज़ाकरात की जो बातें हो रही हैं इसके हवाले से? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत पॉजिटिव इसका नतीजा निकलेगा। जो सूरत हाल बन के आई है उसमें जो रही है 4-5 दिन की जो एक कॉन्फ्लिक्ट और फाइटिंग जो है वो पहले भी यहाँ पे होती रही है छोटे पैमाने पे, लेकिन इस पैमाने पे आज तक नहीं हुई थी अफगानिस्तान के तालिबान हुकूमत में और पाकिस्तान में। इस वक्त जो जिस तरह से इस्तेमाल किया गया हथियारों का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने भी जो है वो अपनी एयर बॉम्बिंग भी की है, ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया है और फिर बॉर्डर पे तकरीबन ये जितनी बड़ी एक बहुत बड़ी बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान पे, अगर देखा जाए तो तमाम उस पर जो है एक लड़ाई हुई है। अब ये कि ठीक है कि ये एक खामोशी तो हुई है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई नतीजा बरामद हो सकेगा, क्योंकि इसमें 2-3 अहम चीज़ें। एक बात हकीकत यही है कि जो वहाँ पे अभी तक TTP के जो रहनुमा है वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं और अभी भी बहुत बड़ी एक तादाद मौजूद है TTP के फाइटर्स की, जो कि अफ़गानिस्तान में एक सेंचुरी में है और फिर वो आके यहाँ पे हमले भी करते हैं। और उसके साथ साथ जो बहुत सी खबरें इस किस्म की भी आई हैं कि बहुत सी ऐसे टेररिज्म के वाक़यात हुए हैं जिसमें अफ़गान तालिबान भी बराह रास्त शामिल हुए थे। ठीक है, एक ख़तरनाक सूरत हाल है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसमें 2-3 चीज़ें और बहुत अहम है कि ये जो है हमने एक अफ़गानिस्तान, हम समझ रहे हैं कि सिर्फ अफ़गानिस्तान से अगर कोई ऐसा कार्रवाई करता है TTP तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे ख्याल ऐसा नहीं है। असल में हमारी सबसे बुनियादी मसला ये आता है कि हम
اس افغانستان کے تو ہم مرد سام ٹھہراتے ہیں، میں خیال رائٹلی سو، کہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ ہو رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے جس کی طرف ہم بالکل دھیان نہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ خود ہماری اپنی پالیسی کیا رہی ہے. ہماری کوئی کنسسٹنسی نہیں رہی ہے پالیسی میں، نہ ہی جو ہے کوئی کانٹر ٹیررزم پالیسی اس عرصے میں رہی ہے. دیکھیے پاکستان کتنے عرصے سے ایک لحاظ سے ایک ملٹری آپریشن کرتا رہا ہے. اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو میرا خیال یہ کہ 2008 کے بعد سے کئی ملٹری یہاں پہ آپریشن ہوئے ہیں، اور اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے مارے بھی گئے ہیں، اور اس میں نقصانات بھی ہوئے ہیں. اور ایک حد تک پاکستان کو کامیابی تو ہوئی تھی ایک حد ہے کہ ٹی ٹی پی کا جو بہت زیادہ قبل ایک لحاظ سے ایک غالب ہو گئے تھے پاکستانی، خاص طور پہ ساتھ جو فارمر ٹرائبل ایجنسیز وہاں سے ہم نے دھکیل دیا، اور پھر وہی جو ہے جو فائٹرز تھے وہ وہاں انہوں نے افغانستان میں پناہ لی. سب کو اندازہ تھا، خاص طور پہ سیکورٹی ایجنسیز کو، کہ اگر طالبان واپس آتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا جو ہے اثر پاکستان پہ یہ پڑے گا کہ جو ٹی ٹی پی کے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے یہاں پہ ایک ریوائیو ہوگی، کیونکہ جو بہت حد تک ان کی طاقت کو ختم کر دیا گیا تھا، خاص طور پہ 2016 کی جو آپ کی 2014 میں جو کارروائی ہوئی تھی نارتھ وزیرستان میں اس کے بعد. لیکن یہ اور پھر وہی ہوا جس کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ افغان طالبان آنے کے بعد جو ہے یہاں پہ، لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں کہ صرف یہ وجہ نہیں ہے. جو ایک نئی سرج آئی ہے وہاں پہ کے پی میں اور پھر بلوچستان میں، صرف یہ ایک فیکٹر تو ہو سکتا ہے کہ جو افغان طالبان کی کوئی نے ایک سینکچوری دی ہے اور وہاں پہ جو ان کو نئے ہتھیار ملے ہیں اس سے ایک فرق تو پڑا ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم نے جو ہے اس دوران میں ٹھیک ہے جب ہم نے ملٹری آپریشن کرتے تھے اس کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ کامیابی ہو گئی ہے، ہر چیز صاف ہو گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کے فالو اپ ہونا چاہیے تھا وہ کبھی بھی نہیں کیا. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم نے 2021 میں جب طالبان کی حکومت آئی تھی دوبارہ، تو ہم نے ان کے ایک لحاظ سے دباؤ میں آ کے ٹی ٹی پی سے ایک غیر اعلانیہ مذاکرات شروع کر دیے تھے. اگر آپ مجھے اجازت دیں، یہ بات بھی کہی جاتی ہے اس وقت کی سویلین حکومت کو بھی، اور فیض حمید صاحب کا بھی نام لیا جاتا ہے، اور وہ ویژولز بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، کابل میں انہوں نے جو بات اب اس نوعیت کی اسٹرائکس کرنا افغانستان کے اندر، جس کو آپ نے بھی یہ کہا کہ اس کی مثال پہلے نہیں ملتی ہے، یہ اشارہ نہیں دے رہا کہ پالیسی تبدیل ہوئی ہے پاکستان کی طرف سے؟ لیکن پالیسی ابھی بھی تبدیل نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے افغانستان پہ جو ہے ہم نے سخت رویہ اختیار کر لیا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی اندرونی پالیسی کیا ہے، کہاں پہ تبدیلی آئی ہے؟ مجھے تو نہیں لگتی ہے. ہم نے کتنی دفعہ یہ سنا تھا کہ ہم نے ایک لحاظ سے نیشنل وہ کانٹر ٹیررزم جو ہے پالیسی بنائی ہوئی، کب تک اس پہ عمل ابھی کی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 میں جب پشاور میں اٹیک ہوا تھا اسکول میں، جہاں سینکڑوں بچے ہمارے شہید ہوئے تھے، اس کے فوراً بعد جو ہے کہا گیا تھا کہ 14 پوائنٹ کا جو ہے نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا تھا. ایک اس میں نقطے پہ کارروائی نہیں ہوئی ہے، ایک نقطے. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ دوبارہ جو ہے جس قسم کے ہمیں خطرات کا انجام ہے تو اسی کی وجہ سے دیکھیں ساری کارروائی صرف ٹھیک ہے جب باہر سے ایک امداد تو ضرور ملتی ہے، لیکن اس کی بنیادی جو آتی ہیں اس قسم کی کارروائیاں وہ تو گھر سے ہو رہی ہیں ہمارے. آپ مجھے بتائیے کہ جو ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں جو کارروائی ہوتی ہے اور خاص طور پر بہت زیادہ ہو رہی ہیں، آپ کے جو ہے بنو میں جو کارروائیاں ہوئی ہیں، جو ٹانک میں کارروائیاں ہوئی ہیں، جو کہ شرطل علاقے پہلے بھی سمجھے جاتے تھے، اور جو ان علاقوں سے جو کارروائیاں ہو رہی ہیں جو کہ جو فاٹا کے سابق علاقے تھے جن کو ہم نے صاف کروا دیا تھا پی ٹی پی سے، وہاں پہ کیسے آ گئے سارے کے سارے. اور صرف جو ہے یہ کہنا کہ وہاں سے سرحد پار کر کے آتے یہ صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، افغانستان پہ ہمیں دباؤ ڈالنا چاہیے، اور ان کو افغانستان کو بھی جو ہے جو اپنے وعدے کیے تھے انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہ وہ جو ہے اپنی سوائل کو کبھی استعمال نہیں ہونے دیں گے دہشت گردی کارروائی میں، لیکن ٹھیک ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن جب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی مسائل حل ہوں گے. اور ایک اور سب سے بڑی بات ہے کہ دونوں جگہ دیکھیں، ہمارے جو گڑھ ہیں دو صوبے بلوچستان اور کے پی میں جہاں سب سے بڑی دہشت گردی کی کارروائی ہوئی، ذرا آپ مجھے بتائیے کہ صرف پچھلے سال ہمارے 1400 سیکورٹی پرسنل جس میں آفیسر بھی شامل ہیں آرمی کے، وہ شہید ہوتے ہیں. یہ کئی جنگ میں بھی نہیں ہوا ہے. اور پچھلے صرف اس سال اگر دیکھا جائے تو ختم نہیں ہوا ہے 2025، ابھی 2 مہینے باقی ہیں. اس عرصے میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے
कितने ये सबसे ज़्यादा 12-15 साल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई हैं यहाँ पाकिस्तान में 2025 में। अब मुझे बताइए कि ये कैसे हुआ। अच्छा, ये दोनों सूबे अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें एक और मसला भी आता है, वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। मैं ज़ाहिर साहब उस तरफ भी आऊँगी, क्योंकि अभी भी हमने देखा है एक सूरत हाल, एक तरह से ये गैर मामूली जो सिक्योरिटी सूरत हाल थी, ये पॉलिटिकल भी हो चुकी है खैबर हुकूमत और वफाक के दरमियान जो फासले हैं उसको देखते हुए। लेकिन ये जो मुज़ाकरात का एक नुक्ता है, इस पर अगर हम वाज़े तौर पे अपने नाजरीन के लिए मैं चाहूँगी कि आपका मौक़िफ़ हासिल करूँ कि एक तो ये बात है जो मौलाना को हम कोट कर रहे थे कि एक ही नुक्ता है जिसके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान इस वक्त अफ़गान हुकूमत से मुतालबा कर रहा है, बल्कि ख़ित्ते के 4 दीगर ममालिक की तरफ से भी उन पर जोर दिया गया कि वो अपनी सरज़मीन, वो ख़ित्ते के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं क्योंकि उनकी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सिर्फ टीटीपी नहीं है, दीगर दहशतगर्द तंजीमें भी वहाँ से ऑपरेट कर रही हैं। मौलाना साहब कहते हैं कि वो ये सलाहियत नहीं रखते। आप समझते हैं कि ये दिफाई सलाहियत का भी मसला है, इसको भी देखना चाहिए? आइडियोलॉजिकल जो रीजंस हैं अफगान तालिबान के कि ये तो हमारे साथ मिलकर लड़ते रहे, इनके खिलाफ हम कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, वो भी वजह है? या अब वो चाहते भी नहीं हैं इसको कंट्रोल करना, जो कुर्बतें उन्होंने भारत के साथ पिछले दिनों बढ़ाई हैं, अफगान वज़ीर ख़ारजा भारत में मौजूद थे। सो आपकी नज़र में अगर ये सब सूरत हाल, ये सारी चीज़ें हैं, तो फिर इसके ऊपर अमल भी हो सकता है? मुज़ाकरात में क्या एक ही तो नुक्ता है, इसके ऊपर कैसे इत्तफाक हो सकता है अगर वो कार्रवाई नहीं कर सकते हैं? बहुत पहले से मालूम था, जितने लोगों जो हमारे जो स्पेशल अनुवाए जाते रहे हैं, वहाँ हमारे मुज़ाकरात होते रहे, तो ये तो पहले से बात आती रही थी। एक उनका 2 चीज़ थी जो तालिबान, पहले जैसे मैंने बात की कि एक फ़र्क नहीं है इनमें, और ये जब हमने इनको नॉर्थ वजिस्तान में जब कार्रवाई हुई थी फौजी ऑपरेशन, तो जितने भी फाइटर्स थे वो चले गए थे अक्रॉस द बॉर्डर, और एक हमेशा से जो है वो अफगान तालिबान के साथ मिलके अफगानिस्तान में लड़ते रहे अमेरिका के ख़िलाफ़। और ये तो एक लिहाज से उनमें एक वो चीज़ मौजूद रही है जिसको कहते हैं कि वो यही है कि वो भी हमारे जहादी भाई है। और इसी वजह से जो है बहुत सारे जो है कमांडर्स जो है तालिबान, जो अफगान तालिबान के, उनके साथ उनका ताल्लुक़ वही था जो कि अपनी तंजीम के साथ था। अब मसला ये आता है कि ठीक है, इसमें फिर हमारी अपनी कमज़ोरी हुई कि हमने उनको ये बजाय इसके कि शुरू से इस बात को वो करते, हमने जो है उस पर बहुत सारी रियायतें भी दे दी। आपको याद होगा कि सवात में ऐसे लोगों को भी रहा किया गया जो कि जेट ब्लैक टेररिस्ट कहलाए जाते थे, उनको कैसे रहा किया गया? और मतलब ये कि वो कहने को तो फलाने ने किया, फलाने ने किया। एक और चीज़ भी आती है, अब वो जो बात कर रहे हैं मौलाना फजल रहमान, एक हद तक वो सही कह रहे हैं, क्योंकि जितने भी पहले बातचीत होती रही है तो उनका ये चीज़ जो है वो एक और भी आती है। ठीक है, करना चाहिए उनको, इनके खिलाफ कार्रवाई, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और आपने सही बात की कि रीजनल कंट्रीज़ को भी इस पर कंसर्न है, लेकिन एक और मसला आ रहा है उसमें, ये बिल्कुल सही है कि जो है वो अगर कार्रवाई करना भी चाहे तो इसलिए नहीं कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये कि उन्होंने पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ ऑफिशियल्स वहाँ पे विज़िट करते रहे, उनको बताया भी था कि एक तो इनको खौफ ये है कि अगर उनके खिलाफ कोई हथियार इस्तेमाल करते हैं तो वो जो है फिर वो दाइश का हिस्सा बन जाएंगे जाके। और दूसरी बात थी कि वो सही कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान की इनकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो अब ये चीज़ें समझने की हैं, और समझने के बाद ये ठीक है, तालिबान को ये चीज़ भी समझना चाहिए कि इसके असरात जो हैं अगर इस किस्म की चीज़ों को तो वो पड़ेंगे। तो कोई ऐसा अमल ज़रूर बनाना चाहिए जो दोनों मिल के कोई हिकमत अमली इस चीज़ को हल करने के लिए बना सके। अब मसला ये आता है कि हमने अब सारी चीज़ें अजीब शुरू कर दी है कि अभी इंडिया के साथ विजिट शुरू हुआ, लेकिन ये तो मसला आपका जो है 4 साल से चला आ रहा है ना। आप मुझे बताइए कि जो है 2021 के बाद से जैसे तालिबान आए थे उसके चंद महीने बाद जो है ये इस किस्म की चीज़ें शुरू हो गई। लेकिन हमारी पॉलिसीज़ क्योंकि इतनी मुस्तकिल बदलती रही कि उसके ऊपर अब हम हुक्मरानों से सवाल भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि किसी दूसरे पे जिम्मेदारी डाल दी जाती है, जैसे आगाज़ में आपने भी इजहार किया। ज़ाहिर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक पहले से भी इमरान खान का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन अब वो एक CM लेकर आए हैं खैबर पख्तूनख्वा में इसी सिलसिले में कि वो वफाक की पॉलिसी की मुखालफत करेंगे। क्या ये जो अप्रोच है PTI की अभी तक, वो इस सारे तनाजुर में दुरुस्त है कि वो TTP से भी बात करना चाहते हैं, जिनके पास कुछ हमायदीन इलाके के गए थे वादी तीरा में, लेकिन उन मुज़ाकरात का भी ये नतीजा था कि उन्होंने TTP ने वहाँ पर शरीयत के नफाज का मुतालबा कर दिया था, और फिर
پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مطالبہ ہے کہ ٹی ٹی پی سے بھی مذاکرات ہوں، افغان حکومت سے بھی، اور جو نئے سی ایم بنے ہیں سہیل آفریدی ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال وفاق اور صوبائی حکومت کے درمیان خراب ہو سکتی ہے، یا پھر آج کی جو اپڈیٹ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے سی ایم خیبر پختونخوا کو کال کر کے مبارکباد دی ہے، یہ اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ برف پگھل رہی ہے؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب وہی بات آتی ہے کہ یہ بہت ہی، جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ایک سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے دہشت گردی کو بڑھانے میں. وہ ایک لحاظ سے جو ایک سیاسی ایک غیر استحکام کی یہ صورتحال ہے. بالکل اگر دیکھا جائے تو کہ کہاں ہوتا ہے کہ جو آپ کے علاقے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کے شکار ہے، عوام مستقل جو ہے محاذ آرائی ہے مرکز اور صوبے میں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذرا اس کو ہم ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ یہ محاذ آرائی کس کی طرف سے ہوئی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے پی ٹی آئی بالکل اس میں وہ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ایک محاذ آرائی مکمل حکومت نے کردار ادا کیا اس محاذ آرائی میں. زاہد صاحب، جس طرح وفاقی وزراء نے ان کو دہشت گردوں کا سپورٹر ڈکلیئر کر دیا اور آج پرائم منسٹر صاحب کو اس کے پہلے آپ مجھے بتائیے، دنیا بھر میں جب مینڈیٹ آپ نہیں لوگوں کو دیں گے، ٹھیک ہے وہاں پہ آپ نہیں کر سکے جو کچھ آپ نے پنجاب میں کیا، جو دوسرے صوبوں میں کیا، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے کہ لوگوں کا اعتماد، آپ اس کی بنیاد تو آپ کبھی دیکھتے نہیں ہے کہ جو ہے وہ بنیاد یہ تھی کہ جو آپ لوگوں کا مینڈیٹ نہیں دیں گے تو محاذ آرائی تو رہی ہوگی. اس کے بعد کیا ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیے؟ حالات بہتر میں. اب کتنے جو ہے جو آپ کے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو ممبر تھے، ان سب کو اب ڈسکوالیفائی بھی کر دیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ زاہد حسین صاحب. جیسا کہ زاہد حسین صاحب کہہ رہے تھے کہ وفاق اور صوبے کو مل کر مشترکہ ایک حکمت عملی بنانی ہوگی اس معاملے سے نمٹنے کے لیے، جو کہ اتنا آسان نہیں ہے جس انداز میں ہم اس کو بیان کرتے ہیں. ایک شارٹ بریک کی طرف جاتے ہیں. ہمارے ساتھ سینئر صحافی آسمہ شیرازی صاحبہ ہوں گی. ان سے ہم ملکی سیاسی صورتحال، بالخصوص خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو صورتحال ہے، اس پہ بات کریں گے شارٹ بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے، وزیر اعظم نے خیبر پختونخوا کے نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے، ان کو کامیابی پر مبارکباد دی ہے. یہی تاثر ملتا ہے کہ کچھ برف پگھلی ہے. آج وزیر اعلیٰ آفریدی عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ پہنچے. ان کی ملاقات تو نہیں ہو سکی، مگر عمران خان سے ایک اور شخصیت کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں. وہ ہیں بیرسٹر سیف. گزشتہ 3 روز میں ان کی عمران خان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی خبریں بھی ہیں کہ نئے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی کابینہ میں بھی بیرسٹر سیف شامل ہوں گے. اس سے کچھ اشارے یہ ملتے ہیں کہ عمران خان اب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کی خواہش رکھتے ہیں. یہ جو بہت بڑی تبدیلی انہوں نے سی ایم کی ہے، اس کے بعد بالکل دروازہ بند نہیں کیا، بلکہ ایک قدم اپنے اعلانات سے پیچھے بھی ہٹے ہیں. ان کا جو حالیہ بیان ہے وہ بھی کچھ یہی دکھاتا ہے کہ ان کا رویہ تھوڑا سا نرم ہوا ہے. دوسری طرف وفاقی حکومت کی اگر ہم بات کریں تو وزیر اعلیٰ آفریدی کا راستہ روکنے کے حوالے سے بہت باتیں کی گئیں، بڑے سخت بیانات دیے گئے، لیکن ان کا لہجہ بھی اب کچھ بدلا نظر آ رہا ہے. اس کی ایک مثال ہے وزیر اعظم کے سیاسی مشیر سینیٹر رانا ثناءاللہ. انہوں نے عمران خان کی طرف سے پیرول پر رہائی کے مطالبے کو مشروط طور پر قبول بھی کر لیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ریاستی پالیسی کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے تو ایسا ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ضرور ہے. پروگرام کے اس حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا واقعہ پی ٹی آئی کے لیے صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، کس طرف اشارہ کرتے ہیں بدلے ہوئے یہ رویے. اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی آسمہ شیرازی صاحبہ. بہت بہت شکریہ آسمہ صاحبہ. ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی صوبائی اپوزیشن کی لاکھ مخالفت کے باوجود اپنا سی ایم لانے میں، ان کو حلف دلوانے میں کامیاب ہو گئی. اب کچھ رابطے بھی ہو رہے ہیں، خواہ وہ صرف ایک ٹیلی فونک رابطہ ہی ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹاسک وزیر اعلیٰ کو دیے گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے کہ وفاق اور صوبے کے درمیان یہ تلخی یا یہ جو تناؤ ہے یہ کم ہوگا آئندہ دنوں میں یا زیادہ ہوگا؟ بہت شکریہ آپ صاحب. میرا خیال ہے کہ یہ تناؤ جنم لے چکا ہے، اور اس تناؤ کی جو آپ کو نظر آتی ہیں بہت ساری کڑیاں، وہ اس سے پہلے یعنی سہیل آفریدی صاحب کے جو بیانات اور خیالات ان کے رہے ہیں، خاص کر کے ملٹری آپریشن کے حوالے سے، اور پھر وہاں پہ جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ریاست کرنا چاہتی ہے اس کے حوالے سے، یا پھر ان کی جو پولیٹیکل ایک تھاٹس ہیں جس طرح سے وہ عمران خان
साहब के बहुत एक डाई हार्ड सपोर्टर तो है ही, वर्कर भी हैं, लेकिन एक सख्त गिर मौक़िफ़ वो रखते हैं। तो इससे एक नज़र आता है कि एक रिफ्ट जो है वो मौजूद है। फिर आपने देखा कि DGISPR का वहाँ पे जाना और जिस तरह से फिर वहाँ पे उनका भी एक बयान आना, तो ये पहले से ही एक मेरा ख्याल है कि जो एक रिफ्ट है उसको ये जन्म दे चुका है। लेकिन उनके जो बनने में, वज़ीर आला बनने में कोई रुकावट नहीं डाली गई, जो कि एक्सपेक्टेड थी। थोड़ी सी कोशिश ज़रूर हुई, मगर मेरा ख्याल है कि किसी एक स्टेज के ऊपर आके रियासत ने या हुकूमत ने और पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपना हाथ खींचा और सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो बहुत आसानी के साथ एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है वो वहाँ पे हुई है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो उनको देखा नहीं जाएगा। जो हमें ज़राए बताते हैं या हमें जो कन्फर्मेशन हो रही है मुख्तलिफ सोर्सेज से, वो यही है कि उनको देखा जाएगा कि वो क्या रियासत के साथ जो है वो मिल के चलने को तैयार होते हैं। उनको ब्रीफिंग्स में शामिल किया जा सकता है, आगे जाके उनके साथ एक कोऑर्डिनेशन बनाई जा सकती है। मगर उनकी तरजीहात क्या होंगी, ये बहुत अहम होगा देखना। उनकी तरजीहात, हमें एक तरजीह नजर आई कल उनके वजीर आला बनने के बाद जो पहला उन्होंने ऑर्डर किया, और वो ऑर्डर जो था वो एक गिरफ्तारी से मुतालिक था। सनम जावेद साहिबा की खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तारी से मुतालिक था। एक ऐसा सूबा जहाँ पे कि एक पॉलिटिकल आपको पता है कि दहशतगर्दी वहाँ पर इस वक्त उसका दहशतगर्दों का राज कहना चाहिए, या वहाँ पे एक दहशतगर्दी का उरूज है इस वक्त, अपने पीक पे है। फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी तरजीहात जो हैं वो क्या होंगी, ये बहुत तय करेगा ये मामला कि किस तरह से फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो मिलकर चलते हैं और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। तो एक तनाव है, इस तनाव का फौरी नतीजा शायद ना निकले, लेकिन अगर सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो रियासत के साथ, हुकूमत के साथ और उनके बयानी के साथ और उस पूरी एफर्ट के साथ नहीं चलेंगे तो फिर जाहिर है कि मुश्किलात हो सकती हैं। सनम जावेद ने उनकी गिरफ्तारी क्योंकि जाहिर नहीं की गई, तो इसी मामले को बताया जाता है कि CM ने इसी अंदाज में देखा है और इसका नोटिस लिया है। आप इन्हीं तरजीहात की जिसकी आप बात कर रही हैं, अब आसमा साहिबा ये जाहिर कर रहा है उनकी तरजीहात को देखते हुए कि वो अपना फोकस पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा के हद तक मुनज़्ज़म करने पे, पार्टी की मुश्किलात कुछ कम करने के लिए, और बिलखुसूस जो खुद उन्होंने अपनी पहली स्पीच में कहा लीडर की रिहाई करवाने के हवाले से सर्फ रखेंगे एज़ फर्स्ट थिंग। इसके बाद जो सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से कॉन्फ्रंटेशन का एक तासुर मिल रहा था कि वो सबसे पहले आकर इसी हवाले से बात करेंगे, उस मामले को बाद में देखा जाएगा या इस हवाले से एक खामोशी रहेगी? देखिए, मेरा ख्याल है कि जो उनका जो टास्क था जो मुझे लगता है कि वो एक प्राइमरी टास्क जो उनको इमरान खान साहब ने सौंपा है वो वहाँ पे मिलिट्री ऑपरेशन का या जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उनका खात्मा जो है वो एक अवलीन टास्क लगता है, जिससे जुड़ा हुआ इमरान खान साहब की रिहाई का मामला। यानी इस मौजू को जिस पे कि एक पब्लिक सपोर्ट उनको हासिल हो सकती है, इसको सामने रखते हुए इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मोबिलाइजेशन जो है वो मुझे लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एम कर रही है, और सुहेल आफरीदी का बनाया जाना उसकी एक बहुत बड़ा उस सिलसिले की कड़ी है, जिसमें कि वो यूथ को मोबिलाइज कर सकते हैं, वो अपनी जो ट्राइब्स हैं उनको मोबिलाइज कर सकते हैं, और उनके साथ मिलके फिर वो जो है वो प्रेशर बिल्डअप करते हुए अगर वो कोई ऐसी तहरीक बनाते हैं या वो अगर इस्लामाबाद का रुख करते हैं तो फिर उनके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इस मौके पे अपना प्रेशर जो है वो बिल्डअप करें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए मामलात को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जो लास्ट 26 नवंबर को इसी तरह की सिचुएशन देखने को मिली थी, लेकिन वो रिहाई थी और उसको आखिरी कॉल का नाम भी दिया गया था। उसकी नाकामी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक कोई वहाँ पे जलसा नहीं कर सकी, वहाँ पे कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन नहीं हो सकी, ये जानते हुए कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कहा जाता है जो कि उनकी अक्सरियती हुकूमत वहाँ पे है और उनके पास एक पब्लिक सपोर्ट है, उनके पास एक स्ट्रीट पावर है कि वो उसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सुहेल आफरीदी साहब जो है वो नामजद हुए हैं। मगर सरे दस्त ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत से लोग जो खैबर पख्तूनख्वा से हैं उनके साथ जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करें तो वो ये कहते हैं कि तंजीमी बुनियादों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपने कारकुन लाने की पोजीशन में नहीं है। शायद यही वजह है
कि ऑपरेशन को बहाना बना के बनाया जा रहा है और निशाना कुछ और है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक देखना होगा कि सुहेल आफरीदी इस पे पूरा उतरेंगे या नहीं उतरेंगे। बहरहाल रियासत के लिए आने वाले दिनों में कोई चैलेंज खड़ा हो सकता है इस मामले के ऊपर, और क्या सुहेल आफरीदी जो हैं वो वाकई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मैस मोबिलाइजेशन जो है वो वहाँ से कर सकते हैं या कोई एक तहरीक की सूरत सामने ला सकते हैं। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल करीब में बहुत आसान नहीं होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि वो कोई ऐसी मौसर तहरीक जो है वो शुरू कर सके। कुछ हालिया डेवलपमेंट्स को देखते हुए पूछती हैं कि ये जो मूव था पॉलिटिकल मूव के तौर पर भी अगर इसको देखा जाए, नए सीएम को नामजद करना सुहेल आफरीदी को, उससे कुछ फ़र्क पड़ा है? बैरिस्टर सैफ की 2 बार इमरान खान से मुलाकात हुई है, उसके बाद इमरान खान का लहजे में भी कुछ फ़र्क नज़र आता है। वो अब इस तरह से बात कर रहे हैं कि मुल्क भी हमारा है, फ़ौज भी हमारी है। राना सनाउल्लाह साहब का एक स्टेटमेंट है, वो भी कहते हैं कि अगर इमरान खान को रिहाई मिलती है पैरोल पर, इस सूरत में ज़रूर मिल सकती है कि वो ताउन करें। सो ये क्या जाहिर कर रहा है आपकी नज़र में? देखिए, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब के लहजे में कोई एक आधा ट्वीट तो है जिसमें कि उन्होंने डायरेक्टली जो है वो आसिम मुनीर साहब का आर्मी चीफ का नाम नहीं लिया, मगर कल जो उनका ट्वीट आया रात को उसमें उन्होंने नाम लिया है और वो वही मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है जो कि पहले वो कहते रहे हैं। और इससे लगता ये है कि उनके जो ट्वीट्स हैं या उनका जो सख्तगीर मौक़िफ़ है उसमें कोई तब्दीली जो है वो नहीं होगी। फिर उसके साथ साथ ये फ़ौज के बारे में उनका बयान देना और फिर साथ ही आर्मी चीफ को टारगेट करना, यही उनकी पॉलिसी है। और वो नर्व को जो है वो हिट कर रहे हैं। नर्व जो है कि वो पूरा इदारा या कोई भी इदारा जो होता है वो अपने सरबराह के साथ खड़ा होता है, वो शायद उसको टारगेट कर रहे हैं और मुसलसल कर रहे हैं। इससे उनको फ़ायदा होगा या नुकसान, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ताहाल उनको कोई फ़ायदा इस सिलसिले में नहीं हुआ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि बैरिस्टर सैफ की जो मुलाकातें हुई हैं, बैरिस्टर सैफ की मुलाकातें और अगर वो काबीना का हिस्सा भी बनते हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी डायरेक्ट विंडो जो है वो किसी तरीके से खुल सके, जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उसकी जो नाकामी है, अगर उनको उसमें नाकामी होती है तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब जो हैं वो फिर अपनी कोई स्ट्रेटजी जो है वो इख्तियार करेंगे। मगर अगर बैरिस्टर सैफ जो है या कोई भी शख्सियत, ऐसी कोई शख्सियत जो कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी राब्ते में हो और फिर सरहद पार भी उनके अच्छे जो हैं वो असर रसूख हो, तो फिर जाहिर है कि इमरान खान साहब किसी भी ऐसी शख्सियत को लूज़ नहीं करना चाहेंगे आने वाले दिनों के लिए। लेकिन पैरोल पे रिहाई जो है वो उनकी ख्वाहिश है और वो ख्वाहिश का इजहार उन्होंने एक ऐसे वक्त पे किया है जबकि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान पे हमला आवर हुआ है। एक ऐसे वक्त पर उन्होंने किया है कि अफ़गानिस्तान TTP और TTA का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने जो है वो एक बय्यन तौर पे वाज़ेह तौर पे सामने आ चुका है। कोई इबहाम नहीं रहा। ऐसे वक्त में उनका स्टेटमेंट आ रहा है जब खवारिज को पाकिस्तान की जो अफवाज हैं वो मुस्तकिल जो है वो टारगेट करके अपने अहदाफ हासिल कर रही हैं और काफ़ी कमर टूटती हुई दिखाई दे रही है हमें खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से। जो खवारिज या जो TTP है उसकी इस जो हालिया कार्रवाई है इसके नतीजे में, और सिर्फ ये नहीं बल्कि अब पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर भी जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए कह रहा है और वो कोशिशें कर रहा है, तो जो कि अपॉर्चुनिटी खुद अफगानिस्तान ने दी है। तो मेरा ख्याल है ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब की जो पैरोल पे रिहाई है और वो अफगानिस्तान से बातचीत है, वो मेरा ख्याल है कि असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रोसेस को जो कि इस वक्त चल रहा है। और रियासत अपने सारे बहाम दूर करके इस वक्त जो है वो कार्रवाई दहशतगर्दों के खिलाफ भी कर रही है। और यहाँ पे पाकिस्तान के यानी पंजाब के अंदर जो है वो TLP के खिलाफ भी आपने देखा कि एक मुअस्सर कार्रवाई जो है उसका आगाज़ किया गया है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक उनकी ख्वाहिश है, लगता ऐसे नहीं है और हमारे ज़राए भी बता रहे हैं कि इमरान खान साहब की ख्वाहिश जो है वो पूरी की जा सके। अब आसमा साहिबा हुकूमत अमल था और मुस्लिम लीग नून के जो वुज़रा हैं उनका ऐसा नज़र आ रहा था कि अभी नामजदगी हुई और उसके बाद उन्होंने कुछ ज़्यादा ही उसके ऊपर ओवर रिएक्ट कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये ओवर रिएक्शन था? क्योंकि ना तो उनके जो मेंबरान असेंबली तोड़ने की बात की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे, वो मुमकिन हो सका इनके लिए, बल्कि अपनी एक तरह से कमज़ोरी बज़ाहिर नज़र आ रहा था, इनसिक्योरिटी ज़ाहिर कर रही थी हुकूमत। कैसे देखा आपने उस रवैये को जो वफाकी वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इल्ज़ामात लगाए CM खैबर पख्तूनख्वा पे?
देखिए मेरा ख्याल है कि रियासत ने रिस्ट्रेंट का उसमें मुजाहरा किया है उसके बाद, यानी एक जो कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई थी, सुहेल आफरीदी साहब को अक्सरियत मिलने के बाद उनकी अक्सरियत का एहतराम किया गया है। बिलावल भुट्टो साहब का कह देना गवर्नर साहब को कि आप जाके ओथ ले लें, या फिर वफाकी हुकूमत का एक कदम पीछे हटना उसके बाद जब उनके पास अक्सरियत आ गई, तो मेरा ख्याल है कि ये एक इस बात की अलामत है या गमाजी कर रहा है कि रियासत साथ चलना चाहती है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है वो सुहेल आफरीदी साहब को स्टेट लेवल के ऊपर इंगेज किया जाए, ताकि उनके साथ जो इस वक्त रियासत को चैलेंजेस हैं उनके हवाले से बात की जाए। और अगर वो नहीं होना चाहेंगे इंगेज, और कोई वो शराइत रखते हैं वो या मशरूत करते हैं खुद को, जैसे कि अभी इमरान खान साहब की पैरोल पे राना सनाउल्लाह साहब ने जो है वो उस ख्वाहिश पे उन्होंने उसको मशरूत किया, तो मेरा ख्याल है फिर मामला जो है वो बहुत ख़राब हो सकते हैं। और ये याद रहे कि जो मौजूदा वज़ीर आला है उनके खिलाफ कार्रवाई पेंडिंग है, और NCCI के अंदर भी उनकी कार्रवाई है, उनकी मुख्तलिफ उनके ऊपर मुकदमात भी हैं। तो ये ना हो कि जो कि हमें लग रहा है कि अगर कोई गड़बड़ हुई तो बिल्कुल उसी तरह जैसे अली अमीन गंडापुर साहब के साथ हुआ, और जैसे अली अमीन गंडापुर साहब ने किया कि उन्होंने टाइम वो बार्गेन करते रहे, और इसी तरह से उनको यहाँ से भी जो है वो बार्गेन टाइम जो है वो मिलता रहा, उनके ऊपर भी मुकदमात थे। तो बिल्कुल वही सूरत हाल हमें लगता है कि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। लेकिन बैरिस्टर सैफ का काबीना में होना इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपने तमाम ऐसे लोग जिनके राब्ते हो सकते हैं उनको गंवाएंगे नहीं, और वो नहीं चाहेंगे कि कोई भी रिश्ता जो है वो ख़त्म हो। हाँ, उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर होगी कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो शायद ज़्यादा, चूँकि उनकी ज़्यादा बातचीत होना शुरू हो गई थी, या उनको इस बात पे शुबा था कि उनका बड़ा ताउन चल रहा है, तो अब एक नौजवान जिनको उन्होंने मुंतखब किया है वो किसी और को के साथ बात नहीं करेगा, बल्कि इमरान खान साहब को ये अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी कि वो डायरेक्टली अपने हाथ में अपने कंट्रोल में चीज़ें रखें, और जो उनकी ख्वाहिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ डायरेक्टली डील करें, कोई वज़ीर आला ना करे, या कोई सियासी जमात ना करे, या उनकी सियासी बैरिस्टर गौहर ना करें। तो मैं ख्याल है कि वो इसका फ़ायदा उठाएंगे, और यही वो चाहते हैं, और यही लग भी रहा है। और सुहेल आफरीदी साहब के लिए ये करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। अच्छा, अब पुरतशद्दुद एहतजाज मुजाहरे हुए, जानी और अमलाक का बड़ा नुकसान हुआ, जिसके बाद पंजाब हुकूमत ने TLP के खिलाफ एक बड़ा क्रैकडाउन किया है। पार्टी के ऊपर, इस तंजीम के ऊपर पाबंदी लगाने पर भी गौर किया जा रहा है। इस दौरान हमने देखा है कि PTI ने इनके साथ इज़हार यकजहती किया। आज वफाकी वज़रा ने भी इस मामले के ऊपर बड़ी सख्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपकी नज़र में PTI की इस हिमायत की इस वक्त क्या वजह है? ये बतौर एक अपोजिशन जमात उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि वो गाहे बगाहे पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़ उनका काम है अपोजिशन करना, या फिर इसकी दीगर वजूहात आपको नज़र आती हैं? देखिए, PTI को तो इस वक्त जो है वो स्ट्रीट सपोर्ट की ज़रूरत है। वो मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ देखते रहे, क्योंकि स्ट्रीट पावर उनके पास है, बड़ा मजमा ला सकते हैं। वो महारंग बलोच को दावत दे चुके कि वो उनके साथ खड़ी हों। अभी उन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने PTM के बारे में जो अल्फाज अदा किए, तो उनको एक पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत है, और वो चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन बन जाए कि रियासत जो है वो मुकम्मल तौर पर उनके उस पर आ जाए। और फिर दूसरा देरीना एक ताल्लुक भी, जिसे हम कह सकते हैं कि जिस तरह से फैज़ाबाद धरने के अंदर इनको इस्तेमाल किया गया इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस गिरोह को, इसी तरह से फिर आपने देखा कि जो इंतहा पसंदी और फिर जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के एसेट्स थे उनको जिस तरह से जोड़ा गया आपस में, तो जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहे भी तो खुद को अलग नहीं कर सकती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद इन पे पाबंदी एक दफ़ा लगाई थी, फिर उसके बाद वो पाबंदी हटाई थी, और फिर इसी तरह से उन्होंने वो PTM के बारे में वो क्या कहते थे, और PTM को जिस तरह से उनके मुख्तलिफ लोगों के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की गई और जिस तरह से उनको उनके खिलाफ बयानात दिए जाते थे, उनको गद्दार करार दिया जाता था। मगर आज चूँकि ज़रूरत है कि ऐसे तमाम लोगों को, ऐसी तमाम सियासी जमातों को जो है वो इकट्ठा करके लाया जाए, ताकि उनके खिलाफ, उनके साथ जो है, इसी तरह मिसिंग पर्सनस पे आपको याद होगा इनका स्टांस क्या था PTI का, मगर अब वो स्टांस बदल गया है। तो ये ज़रूरत है जिसकी बुनियाद के ऊपर वो उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आसमा शिराई साहिबा इन अहम मामलात पर हमसे बात करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।